तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं के इतिहास का जो है पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद। तो इस वीडियो में हम आप लोग को इस अध्याय का पूर्ण रूपेण निचोड़ लेके आए हैं, जो कि आपको समझना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए ये सारे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ ले। और हाँ, आप लोग को पता होना चाहिए इतिहास कभी बदलता नहीं है, क्योंकि आप लोग को आगे और भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम देना है, तो उसमें यही सारे सवाल आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कुछ बच्चे नहीं पढ़ते हैं इतिहास को, तो उसे दोबारा पढ़ना ही पड़ता है। तो इसलिए इस चीज़ को अभी ही आप लोग अच्छी तरह से समझने का कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में हम आप लोग को एक एक चीज़ को अलग अलग करके समझाने की कोशिश करेंगे। संपूर्ण अध्याय का इसी में आप लोग को हम समझा देते हैं। चलिए, सबसे पहले आप लोग को महत्वपूर्ण घटनाएं और तथ्य के बारे में समझाते हैं। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसको समझ लीजिए। कह रहा 18वीं सदी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आदि जो थे उस रूप में नहीं थे जैसे कि आज हमें उन्हें देखते हैं। ये छोटे छोटे राज्यों में क्या थे, विभाजित थे, जिनका अपना एक स्वतंत्र शासक था। बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगले जो फैक्ट्स है, दूसरा नंबर, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवाद का पहला स्पष्ट अभिव्यक्ति थी और उसने फ्रांस में राजतंत्र समाप्त कर दिया और प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंप दिया। इस क्रांति से पहले फ्रांस के एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर निरंकुश राजा था। तो निरंकुश नहीं समझे, आगे हम आपको समझाते हैं निरंकुश राजा का मतलब क्या है। चलिए, अगला फैक्ट्स आप लोग देख लेते हैं। पहले अगला फैक्ट्स है 1804 की नेपोलियन संहिता। देखिए, नेपोलियन बहुत अच्छा किए थे, इस चीज़ को हम लोग अच्छी तरह से समझते हैं। इसे 1804 में लागू किया गया था। ठीक है, नेपोलियन संहिता आप लोग कब लागू किया गया था? 1804 में लागू किया गया था। इसने जन्म पर आधारित विशेष अधिकारियों को समाप्त कर दिया। इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति का अधिकार को भी सुरक्षित कर दिया। और भी इसका बहुत बड़ा योगदान रहा इस चीज़ में। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। चौथा नंबर पे आइए, समझते हैं। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था। वहाँ वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुष को था जिनके पास संपत्ति था। संपत्ति विहीन मतलब जिसके पास पैसा नहीं था, पुरुष और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता था, उसको अलग रखा जाता था। वो वोट नहीं दे सकते और किसी को चुन भी नहीं सकते। केवल थोड़े ही समय के लिए जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद, मतलब कुछ टाइम आया, जो कि थोड़े ही टाइम के लिए वो टाइम था, जैकोबिन शासक थे जो कि सभी पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था उस समय। लेकिन मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई। बिल्कुल बात को समझिए, नेपोलियन की संहिता से पुनः सीमित मताधिकार वापस लाई और उसमें महिलाओं का वयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। चलिए आगे इस चीज़ को और डिटेल से समझते हैं। आप देखिए क्या हुआ था। वियना कांग्रेस को समझिए। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, प्रसार, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपियन शक्तियां जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। इससे आप लोग को एक क्वेश्चन बन जाता है, नेपोलियन को किसने हराया था? 1815 में ब्रिटेन, प्रसार, रूस और ऑस्ट्रिया जो कि नेपोलियन को हराया था। प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया को चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने की थी। बिल्कुल समझ गए हम। अगला मेन फैक्ट समझते हैं हम लोग पहले, उसके बाद आगे चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। वर्साय में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम, देखिए वर्साय में एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया था। अगला फैक्ट है 7वां नंबर, इसको भी बिल्कुल समझेंगे हम लोग। 1861 में एमेनुअल द्वितीय का एकीकृत इटली का एक राजा घोषित किया गया। ठीक है, 8वां नंबर फैक्ट्स को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। देखिए इसमें है
राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी। देखिए, राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्य जैसे फ्रांस, इटली की औरत ने सक्रिय योगदान दिया। बिल्कुल समझिए, राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपियन राज्य जैसे फ्रांस हो गए, इटली की औरतों ने सक्रिय योगदान दिया। महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शन में भाग लिए थे। इतना करने के बावजूद भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान मतलब वोट करने का अधिकार नहीं मिला, जबकि महिला ने सक्रिय योगदान भी दिया, अपना समाचार पत्र भी शुरू किया और राजनीतिक संगठन भी बनाए और प्रदर्शन में भी भाग लिए, लेकिन तब फिर भी असेंबली ने उसे चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं दिया था। अब देखिए, कुछ चीज़ है, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है, महत्वपूर्ण शब्द वाली, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जिसे आप लोग नहीं समझ पाते हैं हिस्ट्री के भाषा में। तो कुलीन वर्ग, देखिए कुलीन वर्ग क्या है, ये ज़मीन के मालिक व यूरोप के महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग थे। कुलीन वर्ग क्या थे, यदि कुलीन वर्ग समझे तो ये ज़मीन के मालिक मतलब ज़मीन के मालिक व यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था कुलीन वर्ग। अब देखिए, अगला चीज़ को हम लोग समझते हैं निरंकुशवाद। इससे पहले भी हम बताए थे, निरंकुश समझाएंगे। निरंकुशवाद क्या होता है, एक ऐसी सरकार शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का अंकुश नहीं होता है, उसे ही क्या कहते हैं, निरंकुश कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को भी हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। तीसरे नंबर को देख लिया जाए यहाँ पे, उदारवाद। उदारवाद देखिए, यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा के मूल शब्द लिबरी पर आधारित है, जिसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता। इसका अर्थ क्या होता है, स्वतंत्रता। नए माध्यम के वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था, व्यक्ति के लिए आज़ादी व कानून का समक्ष समानता। चलिए देखते हैं, चौथे नंबर पे आते हैं हम लोग, जनमत संग्रह। जनमत संग्रह क्या होता है जी, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। अब देखिए, रूढ़िवाद क्या होता है। रूढ़िवाद एक ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थाओं, पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता है। छठे नंबर की ओर चलते हैं। छठे नंबर में दे रखा है यूटोपिया, काल्पना दर्श। देखिए, एक ऐसा समाज की कल्पना जो इतने आदर्श हैं उसका साकार होना लगभग असंभव था। यूटोपिया का मतलब ये होता है, एक ऐसा समाज की कल्पना करना जो इतने आदर्श हैं उसका साकार होना लगभग असंभव था। अब देखिए, इस चीज़ को भी समझ लीजिए, रोमानीवाद क्या होते हैं। रोमानीवाद एक ऐसा संस्कृति आंदोलन जो एक खास तरह के राष्ट्रीय भावनाओं को विकास करना चाहता है। अब देखिए, नारीवाद को भी हम समझ लेते हैं। नारीवाद किसे कहते हैं, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकार और हित के बोधों को क्या कहेंगे, नारीवाद कहेंगे। बिल्कुल आसान था। नारीवाद किसको कहेंगे, स्त्री पुरुष और सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समता के सोच के आधार पर महिलाओं को अधिकार देना, हितों को बोध करना, महिलाओं के अधिकार के हितों को बोध करना नारीवाद कहते हैं। अब आते हैं हम लोग 90 नंबर की ओर। 90 नंबर में आप लोग को हम बता दें, 90 नंबर में है जो कर्स, जो कि परसा का एक सामाजिक श्रेणी का नाम था जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे, जो कर्स मतलब होता है। अब आप लोग ये भी समझ लीजिए, 10वें नंबर में हम आपको समझाते हैं जोलवेराइन। जोलवेराइन क्या है, यह एक जर्मन शुल्क संघ था। क्या था, जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मनी राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में परसा की पहल पर स्थापित हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई। पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था।
इस चीज़ को आप लोग नहीं समझे शायद, हम इसको फिर से रिपीट करते हैं। ज्वाल वेराइन यह एक जर्मन शुल्का संघ था, मतलब कोई संघ था। अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे उसमें। क्या थे? सिर्फ जर्मन के ही इंसान शामिल थे। यह संघ 1834 में पर्सा के पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्य के बीच शुल्कों के अवरोध को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी। मतलब उस मुल्क का अलग होगा, दूसरे राज्य का जो है पैसा अलग होगा, उसके सिक्का की जो है अलग होगा। इसमें पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक के एकीकरण का प्रतीक था। अब आते हैं हम लोग महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी जान लेते हैं। पहले देखिए, महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जियोसेफ मोत्सनी। तो ये कौन थे? इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला। वह राजतंत्र को घोर विरोधी थे। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझ गए। अब गैरीबाल्डी समझते हैं। गैरीबाल्डी इटली के महान क्रांतिकारी जो मोत्सनी का सहयोग व समाकालीन था। उसमें लाल कुर्ता नामक सेना तैयार किया, जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया। उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन भी किए। अब देखिए काबूर क्या है? काबूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनियो राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। अब देखिए बिस्मार्क समझते हैं। बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। ठीक है, उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। इसके प्रयासों में जर्मनी का एकीकरण का संभव हुआ। अब हम कुछ प्रतीकों को भी समझ लेते हैं पहले। अब देखिए प्रतीक समझते हैं। प्रतीक है यहाँ पे टूटी हुई बेरियाँ। टूटी हुई बेरियों का मतलब क्या? वहाँ जहाँ पे बेरियाँ लगी थी वो टूट जाए तो क्या होते हैं? हम लोग आज़ाद हो जाते हैं। जो भी चीज़ वहाँ पे रहे, या इंसान को बांध के रखे या किसी भी चीज़ को, तो आज़ाद हो जाता है, मतलब आज़ादी मिलना। अब बाज छाप वाला कवच, इस चीज़ को समझिए। जर्मन समुदाय के प्रतीक शक्ति था। और तीसरा है बलतू पत्तियों का मुकुट। ये वीरता का प्रतीक है, महत्व है। ठीक है, मतलब प्रतीक ये इस साइड में जो है, ये इस साइड में आप लोग प्रतीक देख रहे हैं और इसका महत्व इधर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए तलवार का जो प्रतीक था क्या था? मुकाबले की तैयारी। और तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, मतलब शांति की चाह, मतलब सिंबल। ये सारी चीज़ें आप लोग समझेंगे। छठे हैं काला लाल सुनहरा तिरंगा झंडा, जिसे मतलब 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब काला लाल और सुनहरा तिरंगा जो थे, इसका जो मतलब होता था 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था। ठीक है, जिसे जर्मन के राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था, मतलब उसको बंद कर दिया गया था। अब आते हैं हम लोग 7वें नंबर की ओर। उगते सूर्य की किरण, एक नए युग का सूत्रपात। तो आज की इस वीडियो में बस यहीं तक इसका निचोड़ था। जहाँ तक कि मैं बात करूँ, संपूर्ण अध्याय में ये सारे मेन फैक्ट्स और इंसान को जानना बिल्कुल ज़रूरी था, जो कि मैंने इस वीडियो में आप लोग को क्लियर कर दिया। तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग को कौन सा टॉपिक चाहिए, जो भी चाहिए, जिस टाइप का वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट करना और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेके।